फ्रेंड्स, मेरे से आज आप लोग के लिए एक धमाकेदार चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि आप जान सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, हीट एनर्जी को और किसी एनर्जी में कन्वर्ट करते, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, फिर और भी आपका जैसे लाइट एनर्जी और बहुत सारे एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक। और जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। चलिए देखते हैं। आपका सबसे पहला है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का पहले से याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है कि किस पर बेस है आपका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ये बेस है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। अब उसके फर्स्ट लॉ का फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू बाई डब्ल्यू, वेर डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, हीट होता है, और डेल्टा यू मतलब हम लोग जानते हैं कि राइज इन इंटरनल एनर्जी जो आपका ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर के चक्कर में होता है, और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाई द सिस्टम। कोई अगर सिस्टम पर वर्क करता है उसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू। अब चलिए देखते हैं, इसका 4 प्रोसेस इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक आइसोथर्मल प्रोसेस, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये इससे लगभग पूरा आपका न्यूमेरिकल सब बनता है। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, जिसमें थर्मल का बात किया गया तो उसमें हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट से रहेगा तो हम लोग आगे बताए थे कि टेम्परेचर के चक्कर में ये अलग होता है, ये जो आपका इंटरनल एनर्जी राइज होता है, अगर टेम्परेचर ही नहीं रहेगा तो इंटरनल एनर्जी राइज ही नहीं होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू लिख सकते हैं, और इसको एक एक्सपेंशन फार्मूला में भी लिख सकते हैं। इसको क्या, डी पी बाई डी वी इक्वल टू माइनस पी बाई वी, ये आपका डेरिवेटिव रूप ऑफ क्या, आइसोथर्मल। अब उसके बाद चलिए हम देखते हैं क्या, आइसोक्लोरिक प्रोसेस। आइसोक्लोरिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें आपका वॉल्यूम जीरो है आइसोक्लोरिक प्रोसेस में। उसको पी बाई वी इक्वल टू पी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जानते ही है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, चलिए देखते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसमें जो आपका इंटरनल एनर्जी रहता है और वर्क डन के बीच का रिलेशन पूछा जाता है, जो हमेशा आता है इंटरनल एनर्जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये कैसा है, हमें फार्मूला में देख लिए कि इसमें डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो बोला, माने कि इसमें बाहर में कुछ एक्सचेंज नहीं होगा आपका। जो प्रोसेस अंदर में, अगर कोई थर्मस का अंदर, थर्मस पकड़ लीजिए, थर्मस इसका अंदर जो गर्म पानी रहता है इसका तो बाहर से कांटेक्ट नहीं होता ना, बस यही है, ये आइडियाबेटिक प्रोसेस या आइसोलेटेड प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या हो गया, हमारा जो इंटरनल एनर्जी हो गया माइनस डब्ल्यू, माने क्या हो गया, जो हमारा वर्क डन हो रहा है ऑन दी सिस्टम हो रहा है, बाय दी सिस्टम नहीं हो रहा। और इसको डेरिवेटिव फार्मूला में क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू डी पी बाई डी वी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई डी। जस्ट सेम है, यहाँ पे सिर्फ एक एस आ गया, यहाँ पे एक डेल्टा आ गया। अब चलिए आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में देखते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, जिसमें हम लोग जानते हैं बारिक मतलब क्या, प्रेशर, जिसमें भी अगर आइसो आ गया मतलब सोचिए कॉन्स्टेंट हो गया, जैसे बार मतलब प्रेशर आ गया आपका, तो प्रेशर इसमें कांस्टेंट है, तो बी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि इसके साइक्लिक प्रोसेस के बारे में, जो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या, इसमें इन ए साइक्लिक प्रोसेस द सिस्टम रिटर्न टू इनिशियल प्रोसेस। माने अगर कोई काम अगर साइक्लिक प्रोसेस में शुरू किया तो जहाँ से शुरू किया वहीं पर घूम को वापस आ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। और आपका इसका 1 नंबर पॉइंट हो गया। 2 नंबर पॉइंट में चलिए देखते हैं क्या है, एंड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम रहेगा। सो डी यू इक्वल टू जीरो, मतलब कोई कार्य नहीं होगा जिसके चलते आपका हीट नहीं होगा, और हीट नहीं होगा तो आपका ये वाला जीरो हो जाएगा इंटरनल एनर्जी फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा क्या है, ये वाला जिसमें न्यूमेरिकल बेस हमारे क्या, इफिशियंसी क्या होता है, जितना वर्क डन किया है बाय आपका हीट सप्लाई,
जो आपका एफिशिएंसी ऑफ ए साइकिल होता है। और हमारे 4 नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है, इफ़ ए साइकिल इज क्लॉक वाइज, अगर हमारा जो साइकिल अगर क्लॉक वाइज है आपका, तब वो किस प्रकार का होगा, तब वो आपका होगा सिस्टम बाय दी, तब क्या आपका जो वर्क होगा इज डन बाय द सिस्टम होगा, माने जो कार्य किया जाएगा वो सिस्टम द्वारा किया जाएगा। अगर वो एंटी क्लॉक वाइज हो गया तब क्या होगा, तब वो होगा सिस्टम इज डन, मतलब जो आपका वर्क होगा वो सिस्टम के द्वारा होगा, सिस्टम पर होगा, इसमें द्वारा होगा इसमें पर होगा, समझे। वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, समझ गए हो। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि जो वर्क फंक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा किसका होता है। सबसे ज़्यादा होता है आइसोबारिक, उसके बाद होता है आइसोथर्मल, उसके बाद होता है एडियाबैटिक और उसके बाद होता है आइसोक्रोनिक, सबसे कम में। चलिए देखते हैं, इसके बाद एक ग्राफ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है। इसमें सबसे ऊपर में आपका आइसोबारिक है, उसके जस्ट नीचे हल्का कर्व में है आइसोथर्मल, और सबसे ज़्यादा कर्व में आपका एडियाबैटिक है, और सबसे कोना में है जिसको आपका प्रेशर का स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, आइसोक्लोरिक। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट और कैरोट साइकिल के बारे में। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, क्या नाम जिसका, कैरोट साइकिल। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, इसका एक फार्मूला इसे याद किया जाता है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, सारे न्यूमेरिकल इसी के ऊपर रहते हैं। एन इक्वल टू, जिसका आगे जान चुका तो वर्क डन और हीट सप्लाइड, ये फार्मूला आपका। और संग में उसका सेकंड पार्ट क्या है, 1 माइनस Q2 बाई Q1, जिसको हम लिख सकते हैं T2 बाई T1, वेयर T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक, किसका, सिंक का टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर ऑफ हॉट रीजन, इसको ये कोल्ड रीजन भी बोल सकते हैं आप लोग। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। और इसका इस पर डिपेंड करता है, ये किसके ऊपर टेम्परेचर डिपेंड करता है, जानते हैं, हॉट और कोल्ड रीजन पर। और ये जो सेकंड पॉइंट है आपका, ये तो होगी, ये वाला पॉइंट में क्या है, एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, किस प्रकार का सब्सटेंस लेके आप काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। देखते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर है, क्या है, एक इंजन जिसका एफिशिएंसी है 1/6 और जिसका सिंक का टेम्परेचर रिड्यूस होगा 62 हो गया, और इसका एफिशिएंसी बोला डबल होगा, तब सोर्स ऑफ टेम्परेचर कितना होगा। हम लोग सबसे पहले ये फार्मूला यूज करेंगे, उससे फिर जाके क्या करेंगे, T2 T1 को निकाल के 1/EL निकाल के हमें क्या ये निकालना है। तो ये कितना है हमारा 5/6 आया। तो इन अदर केस में क्या दिया होगा, हमारे एफिशिएंसी डबल दिया होगा और टेम्परेचर रिड्यूस हुआ कितना हुआ, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिड्यूस हो गया 62 माइनस हो गया, और ये T1 हो गया इक्वल टू 1/-n, n इक्वल टू क्या बोला, डबल हो गया, तो 1 - 2/6 मतलब 2/3 आया। अब यहाँ पर T2 - 61 इक्वल टू कितना आया हमारा, 2/3 इंटू T1, ये आपका आ गया T1 कितना हमारा, ये ला इधर आ गया, आई 62 अभी इधर ही है, ये आपका 3 से 2 टाइम्स कट गया, ये 4/5 आया, 4/5 इधर आके इतना आ गया, और इसके साथ ये करके आपका कितना है 310 हमारा आ गया। ये कितना T1 है, लेकिन हमारे को निकालना क्या है T2, कहेंगे हम लोग को जो निकालना है वो क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स निकालना है। चलिए देखते हैं, हमारा ये हो गया 1/T2 इक्वल इतना 5, तो टेम्परेचर 310 आया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको T1 इक्वल टू निकालते हैं। एक्चुअली हमारा मान आया सब T2, जितना है सब T2 का मान आया, लेकिन हम लोग को निकालना क्या T1, तो T1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 310, इसको इधर भेज दिए, ये ऊपर आ गया ये नीचे आ गया, मतलब क्या आ गया 6/5, 5 से कितना बार कटेगा, सब कटने के बाद आपका आएगा 372,
जिससे माइनस आप 273 करेगा तो 99 आएगा, जो आपका राइट आंसर है। दोस्तों ये और एक सवाल है, जैसे कि हम देख सकते हैं दूसरा सवाल का, कंसीडर ए करंट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन, जिसका टेम्परेचर T1 इक्वल टू कितना 500 के दिया हुआ और T2 इक्वल टू 300 के दिया। अब प्रोड्यूसिंग कितना करता है 1 किलो जूल मैकेनिकल वर्क। फाइंड दी, क्या बोला, हीट ट्रांसफर कितना हुआ, वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले आपको Q2/Q1, जिसको हम लिखते हैं आपका T1/T2/T1 लिखते हैं 3/5 और Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 10 पावर Q जूल। जैसे कि हम जानते हैं कि इसका जो हीट प्रोड्यूसिंग बिटवीन बोला दोनों के बीच का कितना है, इतना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू 1 माइनस 3/5 इंटू 10 पावर 3 जूल। ये भी तो आपका ये सोचते हो कि कहाँ से है 3/5, ये हम लोग जानते हैं, ये रूल 1 माइनस ये ला हुई है। उसके बाद हम लोग देखिए इसको कैसे लिखे, Q इक्वल टू 5/2 इंटू 10 पावर Q, इसको काट दिए, यहाँ से आया आपका 25,000 जूल, जिसका हम लोग, और Q2 इक्वल टू कितना है, Q1 इक्वल टू कितना है, इक्वल टू कितना है 15,000 1500 जूल, और ये हमारा कितना है 2500 जूल राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 1500 जूल, ऑप्शन है। दोस्तों हम लोग और एक सवाल देखते हैं, क्या इफ द कोफिशिएंट ऑफ ए परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 5, if you operated at room temperature 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द इनसाइड ए रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है अंदर साइड वाला पता करने बोला है। चलिए देखते हैं, इसको बनाने का बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर समझ गए होगे तो। इसको निकालने का सबसे पहले क्या है, Q2/ओमेगा इक्वल टू 5 दिया हुआ, और Q2 इक्वल टू क्या बोला है 5 वर्क काम हुआ, और Q1 इक्वल टू 6। तो हम क्या निकालेंगे, T2/T1 इक्वल टू लिख सकते हैं 5/6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q2/Q1 इक्वल टू 5/6, और इसको लिख सकते हैं T/300, और इसी से T2 इक्वल टू कितना है हमारा 260K, जिसको हम लिख सकते हैं -23 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ ए करंट, इसको कैनॉट इंजन बोलता है, रिक्वायर्ड टू 70%, आपका एफिशिएंसी चाहिए। तो कि जो गिवन गया मशीन का टेम्परेचर 27 डिग्री दिया हुआ, तो एफिशिएंसी मतलब 70%, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.7, और टेम्परेचर ऑफ सिंक 27 दिया हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं 300 के, और n इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1/Tc/Th, इसको टेम्परेचर ऑफ सिंक भी बोला जाता है, और इसको टेम्परेचर ऑफ हॉट एरिया बोलते हैं। इसको यहाँ पे 0.7 लिख दिए, इसको 1 माइनस सिंक का 300/Th आया, ये लोग इधर 300/Th आया, तो ये इधर की जाके 0.03 आया, तो Th इक्वल टू कितना 300/0.3, इसको काट के 1000 आया, और जिससे हम लोग -273 करके 723 डिग्री सेल्सियस आया। ये हमारा राइट आंसर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर